मुझे अभी एक मीम मिली थी, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ, आप ये देखें ज़रा इस मीम के अंदर किस तरह से जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक आइडिया होगा कि मैं किस तरह की क्या बात कर रहा हूँ। आपके जो भी स्टॉक्स होते हैं, अक्सर इस तरह से होता है, जो लोग खास तौर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही कहलाना चाहिए उसको, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती वो। लेकिन अगर करते हैं तो आप देखेंगे जितने आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है, वो सारे के सारे नीचे जा रहे होते हैं, और जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना होता है या आपने अबाउट टू बाय होते हैं, वो ग्रीन की तरह वो ऊपर जा रहा होता है, और जो येलो वाला होता है, जिसको आपने बेच दिया होता है, वो सबसे ऊपर जा रहा होता है। तो ये होता है बहुत सारे केसेस के अंदर। मैंने सोचा ये इट लुक हिलेरियस टू मी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। खैर बात ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जनवरी के अंदर जेएस मोमेंटम ईटीएफ की, और ये मीम थोड़ी बहुत उससे रिलेट कर रही है, वो मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से कर रही है। लेकिन जेएस ईटीएफ का जो जेएस मोमेंटम का जो ईटीएफ था, बाय द वे मोमेंटम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इससे पहले कोई इस तरह का ईटीएफ नहीं आया था। सो अभी हम बात करें कि ये ईटीएफ है क्या, और जेएस का ईटीएफ काम किस तरह करता है, और किस फिनोमेना के ऊपर चलता है। जैसे बहुत सारे ईटीएफ्स और भी हैं, लेट से बहुत मशहूर मीज़ान का जो ईटीएफ है, वो 6 महीने के अंदर अपना रीबैलेंसिंग करता है, और उसके अंदर कुछ स्टॉक्स होते हैं, वो उन्होंने अपने पास रखे हुए होते हैं, और उसके बाद हर 6 महीने के बाद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सिनेरियोज वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जेएस मोमेंटम ईटीएफ के अंदर वो हर महीने अपने स्टॉक्स को रीबैलेंस करता है, और बेसिकली किसी फंडामेंटल बेसिस पे नहीं करता, वो उसके ट्रेंड की बेसिस के ऊपर करता है। तो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है? फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया ये है कि किस तरह से, जब आप पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, केसी 100 इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो टॉप कंपनीज आती हैं, जो अपने लिक्विडिटी स्टेटस और फ्री फ्लोट शेयर्स की बेसिस के ऊपर जो टॉप कंपनीज आती हैं, उनको ये अपनी क्राइटेरिया के अंदर डाल लेते हैं, जिसके अंदर वो थोड़ा बहुत सेफ हो जाते हैं कि ये कंपनीज एटलीस्ट डिफॉल्ट नहीं करेंगी या उनमें कोई मेजर मसला नहीं है। उसके बाद ये अपने जो जो उनके ट्रेंड्स के क्राइटेरिया हैं, वो उसके ऊपर हर महीने की बेसिस पे लगाते हैं, और हर महीने कोई उस जो उनका क्राइटेरिया होता है, उसकी बेसिस के ऊपर टॉप 10 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। उन टॉप 10 स्टॉक्स को 1 महीने के लिए रखते हैं, फिर वो क्राइटेरिया दोबारा से अगले महीने इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे अगले महीने फिर जो भी स्टॉक्स आते हैं उस क्राइटेरिया के अंदर, पूरे पुराने वाले स्टॉक्स भले निकल जाएँ, उनको निकाल देते हैं और नए स्टॉक्स को डालते हैं। फिर उसके बाद ये रिपीट करते रहते हैं प्रोसेस, और इसके अंदर वो कहते हैं इनकी जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट था उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 25 या 20 इयर्स, जो उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया, तो पता चला कि उन्होंने अच्छा खासे मार्जिन से कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बीट किया है। तो लेकिन अभी हम बात करते हैं कि पिछले 4 महीने में क्या हुआ है। 4 महीने का ऑफ कोर्स इतना बड़ा जो होराइज़न है वो अच्छा नहीं है लेना, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस ईटीएफ ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो एज़ आई सेड, आप ये 3 महीने 4 महीने कह लें आप उसको, आई थिंक जनवरी में लॉन्च हुआ था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल राइट नाउ, अप्रैल मिड में ये वीडियो बन रही है। तो इसके अंदर आप देखें कि इसका जो ईटीएफ की वैल्यू थी, जो जो शेयर की वैल्यू थी, वो 10 रुपये से स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई ये 8.41 के ऊपर पहुंची हुई है। तो उसके हिसाब से जाहिर सी बात है इतना रिटर्न अच्छा नहीं है, और उन्होंने क्या इस दौरान किस तरह से इन्वेस्टमेंट की है, और क्या क्या टाइम, किस किस टाइम पर कौन कौन से स्टॉक्स चेंज किए हैं, वो अभी हम देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूं या नहीं रिकमेंड करूं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको खरीदने की या इसको बेचने की, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ ये एजुकेशन बेसिस के ऊपर मैं बना रहा हूँ, ताकि आप एक पर्सपेक्टिव ले सकें कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इस तरीके से भी लोग देखते हैं चीज़ों को, और ये पाकिस्तान के अंदर नया फिनोमेना है, लेकिन इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, इवन वेस्ट के अंदर तो बहुत पुराना फिनोमेना है। इस फिनोमेना को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, ऑल्दो कि इसने रिजल्ट्स आपको 4 महीने के अंदर शायद ना दिए हों, लेकिन आप इस फिनोमेना को अंडरमाइन नहीं कर सकते। बल्कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी हो, तो इस बेसिस के ऊपर कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसको अगर ट्रेंड्स देखने हैं, तो ट्रेंड्स आप बहुत आराम से इस मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ को की पुरानी रिपोर्ट्स उठा के देखें, आपको ट्रेंड्स मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो ओवरऑल रिपोर्ट्स आती हैं वो कैसे आती हैं। बाय द वे, ये रिपोर्ट्स आपको जो जो डीपीएस है, जो डेटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, हर महीने इनकी रिपोर्ट तकरीबन कोई 5, 6, 7 के अराउंड निकल आती है, और उसके अंदर ये बताते हैं कि अब इनकी जो पोर्टफोलियो का स्टेटस है वो क्या है। मैं आपको वो रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स अगर आपको देखना है तो रिपोर्ट्स इस तरह की है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस तरह की हैं। अब इसके अंदर जब ये लॉन्च हुआ था, अच्छा बाय द वे, इसके अंदर
एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो इसके जो टोटल होल्डिंग्स होंगी इस ईटीएफ की, वो 10 स्टॉक्स की होल्डिंग होंगी, इससे ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होंगी। जो टोटल क्राइटेरिया बनाएँगे, जो टोटल फ़िल्ट्रेशन होगी, सब कुछ होने के बाद जो आखिर में स्टॉक्स बचेंगे वो 10 होंगे। उनकी वेटेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो टोटल होंगे 10। और 10 के अंदर एक और क्राइटेरिया वो ये है कि मैं हमेशा बाय द वे ये क्राइटेरिया अपने पास भी रखता हूँ कि जो भी आपका स्टॉक हो, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, मैं कभी भी उसके अंदर एक स्टॉक की अमाउंट 20% से ऊपर नहीं जाने देता टोटल पोर्टफोलियो साइज़ का। यानी कि फ़र्ज़ करें मेरा पोर्टफोलियो साइज़ लेट्स से 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए के अंदर मैं कभी भी किसी एक स्टॉक को 20% से ऊपर नहीं जाने दूँगा, यानी कि तकरीबन कोई 10% का 20 लाख, 2 लाख रुपए बनता है, तो 2 लाख रुपए से ऊपर का एक स्टॉक कभी भी मेरा नहीं होगा। तो चाहे मेरे पास 5 स्टॉक हों, चाहे मेरे पास जो भी वैल्यू हो जितनी भी स्टॉक्स की, उसके अंदर जो अमाउंट की टर्म होगी उसके हिसाब से वो 20% से ऊपर नहीं होगा। इसी तरह ये लोग भी यही करते हैं कि इनके पास जो 10 स्टॉक हैं, उसके अंदर कोई भी एक स्टॉक 20% से ऊपर की वेटेज का नहीं होगा। अब बात करें कि जब जनवरी में इन्होंने लॉन्च किया था, तो उस टाइम पर इनके पास टीआरजी था, यूनिटी था, पायनियर सीमेंट था, डीजी खान सीमेंट था, पीपीएल, इफर्ट, एग्रो फर्टिलाइजर्स, सिनर्जी, होंडा कार्स, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स एंड पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी। ये पहले जनवरी के मंथ के अंदर इनका जो होल्डिंग्स थी वो ये थी। अब हम बात करें फरवरी की, तो फरवरी के अंदर उन्होंने ये दिखाया, देखें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर दिखा रहे हैं कि जो आउटगोइंग कंपनीज़ हैं, अच्छा बाय द वे आउटगोइंग कंपनीज़ तो शायद इसमें नहीं दिखाया, 8 कंपनीज़ वर अफेक्टेड, हाँ, आउटगोइंग दिखाया। आउटगोइंग के अंदर उन्होंने बता दिया ये 8 कंपनीज़ निकल रही हैं, और इनकमिंग के अंदर ये बता दिया उन्होंने कि ये इनकमिंग कंपनीज़ हैं। इसके अलावा उन्होंने इस लेटर के अंदर ये भी दिखाया था कि जो वेटेजेस हैं वो क्या हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एवंसियन को उन्होंने 19% की तकरीबन वेटेज दी हुई है, और अनफॉर्चुनेटली एंग्रो फर्टिलाइज़र को सिर्फ 7% रखा हुआ है। इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो कि उन्होंने पता नहीं, मुझे अगली जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अंदर वेटेजेस नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि वेटेजेस क्या हैं इनकी। तो इसके अंदर देख लें तो एवेंसियन की इन्होंने 19% रखी हुई है, उसके बाद नेटसोल, यूनिटी और इस तरह से, और इनकमिंग दिखा दिए फरवरी के यहाँ पर, और आउटगोइंग यहाँ पर दिखा दिए। मैं आपको इसके बाद जो मैंने वर्किंग की है वो भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इनकी रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। इसके बाद मार्च की रिपोर्ट पे आ जाए, तो मार्च की रिपोर्ट कुछ इस तरह की है। ये शायद कोई पीडीएफ नहीं था, ये स्कैन डॉक्यूमेंट था। तो इसके अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग अगेन दिखाया, 9 कंपनीज़ इनकमिंग थी और 9 कंपनीज़ आउटगोइंग थी, सिर्फ एक इन्होंने अपने अकाउंट में छोड़ी हुई थी। वो कौन-सी थी वो भी मैं आगे बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-सी इनकमिंग थी और कौन-सी आउटगोइंग थी। इसके बाद आते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल के अंदर 6 कंपनीज़ इनकमिंग और 6 कंपनीज़ आउटगोइंग। इसके अंदर आउटगोइंग के अंदर टीपीएल प्रॉपर्टीज़, यूनाइटेड बैंक, निशात चूनिया लिमिटेड, तारिक ग्लास, मरी पेट्रोलियम एंड इंडस मोटर्स कंपनी, ये आउटगोइंग कंपनीज़ हैं। और इनकमिंग के अंदर टीआरजी सिस्टम्स लिमिटेड, पायनियर सीमेंट। अच्छा, अब देख लें आप, नंबर 1 के अंदर टीआरजी इन्होंने ऐड की है, जबकि फंडामेंटली टीआरजी को लोग इस वक्त होल्ड करने को मतलब गलत समझ रहे हैं, सही नहीं समझ रहे। लेकिन इन्होंने होल्ड इसलिए किया हुआ है कि अगेन इनका जो पूरा सिनेरियो है वो रोबोटिक है, ये कोई ह्यूमन बायस के बगैर है। ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि आपका जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो आपका जो जो एल्गोरिथम आपको बता रहा है, आप उस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। आप उसके अंदर अपनी कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं लगाएँगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि टीआरजी इन्होंने ऐड किया हुआ है, और उसका रीज़न मैंने बताया कि ये कोई एज़ सच कोई कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ये काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कंपनीज़ हैं जो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने जो इसके अंदर किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखा, और उसके बाद मैंने एक थोड़ी-सी एक्सेल शीट पे काम किया, और मैंने देखा कि अब मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। यस, दिस इज़ द एक्सेल शीट। अब इसके अंदर आप देखें कि मैंने सारे स्टॉक्स जो इन्होंने आज तक यूज़ किए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, मैंने सबको एक जगह पर कंबाइन किया, और उसके बाद मैंने लेट्स से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस शीट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर कौन-कौन से स्टॉक्स इन्होंने होल्ड किए थे। तब पहली जनवरी में देखें तो 10 स्टॉक्स जो इन्होंने होल्ड किए थे, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये एक लिस्ट है उन 10 स्टॉक की। अब आप इंटरेस्टिंगली देखें, फरवरी के अंदर उन 10 में से सिर्फ 2 स्टॉक्स उन्होंने कीप किए थे, बाकी सारे के सारे उन्होंने चेंज कर दिए थे, और अगले जो सेट ऑफ स्टॉक्स था वो ये था, ठीक है? उसके बाद मार्च में जाएँ, तो मार्च के अंदर अगेन उन्होंने तकरीबन कोई, आई थिंक कोई मार्च के अंदर 9 स्टॉक्स उन्होंने चेंज किए थे, और एक सिर्फ रिटेन किया था। और इसी तरह अप्रैल में जाएँ, तो अप्रैल के अंदर उन्होंने तकरीबन कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉक्स उन्होंने रिटेन किए थे, और बाकी सारे चेंज किए थे। एक स्टॉक थ्रू आउट जो उन्होंने रिटेन किया है, वो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, एग्रो फर्टिलाइज़र। हियर यू कैन सी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एग्रो फर्टिलाइज़र का जो स्टॉक है, ये
मैंने इसके ऊपर आई थिंक कोई 6-8 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। ये स्टॉक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, ये स्टॉक ग्रोथ स्टॉक भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 महीने के अंदर इस स्टॉक को उन्होंने निकाला नहीं है। ये स्टॉक उसके अंदर मौजूद है, तो मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोमेंटम इसका अच्छा है, जब भी ये कॉन्स्टेंटली इस एल्गोरिथम के अंदर भी आ रहा है। इसके बाद बात करें तो कोई और स्टॉक इस तरह का नहीं है जो वो उन्होंने 4 महीनों तक कॉन्स्टेंटली रखा हो। आई एम श्योर मई के अंदर भी इसको रखेंगे। अब बात करें तो जो पहले अब इस ओवरऑल इसकी बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह की है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी कोई भी गलत नहीं होती या बुरी नहीं होती, इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और उसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ़र्ज़ करें आप इस स्ट्रैटेजी को अभी देखकर बोलें कि यार तकरीबन कोई 15% का नुकसान हो रहा है इस वक़्त 4 महीने के अंदर, क्योंकि इसका स्टॉक ₹10 से ₹8.5 का हो गया है। प्लस ये कि इनकी स्ट्रैटेजी इस वक़्त देखेंगे आप कि यार कितना सेल बाय कर रहे हैं, सेल बाय, इसके अंदर कितने ज़्यादा आपके कमीशन जा रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, इसका एक्सपेंस रेशियो और इसका जो जो इस ईटीएफ का एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि हर महीने इसके अंदर चेंजेज़ हो रही होती हैं। तो बाइंग सेलिंग की भी अपनी कॉस्ट होती है। तो मेरे ख़्याल से माय पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट कि ये इतना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट सिनेरियो नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे इन्होंने कहा कि बैक टेस्ट किया हुआ है इन्होंने और ये इंडेक्स को बीट करें, तो हो सकता है ये कर दें। लेकिन मेरे ख़्याल से मैं क्योंकि एक एज़ एन स्टूडेंट इसको देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रैटेजी है, हर महीने की रिपोर्ट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ इसकी। जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जब इसकी रिपोर्ट आती है कि कौन से ये रीबैलेंस कर रहे हैं, तो मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। आप ये देख रहे हैं ना कि अभी मेरी जो जितनी भी वर्किंग है उससे एटलीस्ट एग्रो फर्टिलाइज़र यहाँ पे भी वैलिडेट हो गई है। एक तो फंडामेंटल्स होते हैं स्टॉक के, एक होता है कि इसका किस तरह से डिविडेंड पे कर रहा है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये सारे क्राइटेरियाज़ पे पूरा उतर रहा है। अब मैं अगेन ये नहीं कहता कि ये आगे भी इस तरह होता रहेगा, लेकिन अभी एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि हम जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की हुई है, एग्रो फर्टिलाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही चल रही है। इसके बाद शायद उन्होंने ईपीसीएल भी डाला, यस इन्होंने ईपीसीएल भी डाला है। अब आप ये देखें, ईपीसीएल को भी मैंने रिसेंटली 2-3 महीने से लेना शुरू किया और ईपीसीएल भी इसके अंदर मार्च से इन्होंने ऐड कर दिया और मार्च अप्रैल दोनों में, और आई एम श्योर अगेन मई के अंदर भी आएगा, क्योंकि इसकी स्टार्ट जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक की वो ऊपर की तरफ है। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी ना, तो इन्वेस्टमेंट के अलावा भी कोई भी नई चीज़ आ रही हो उसको अपने दिमाग के अंदर उसको रोकना नहीं चाहिए। मैंने इस पे एक न्यूज़लेटर लिखा था कि किस तरह से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता हूँ। एक ऐप है नोशन के थ्रू, उस ऐप के बारे में मैंने पूरा एक न्यूज़लेटर लिखा था, उसको जाके देखिएगा कि अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये डेली बेसिस के ऊपर आपको करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उस न्यूज़लेटर का लिंक मैं लगा रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें न्यूज़लेटर को और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब के, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको किसी भी चीज़ को आउटराइटली मना नहीं करना चाहिए, नेगेट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कि मैं इस ईटीएफ को नहीं खरीद रहा, ना प्रोबेबली मैं आगे खरीदूँगा, क्योंकि जो खरीद रहे हैं ना इसको, उसको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 महीने में इसकी स्ट्रैटेजी की वजह से आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है अगले लेट्स से 2 साल 3 साल बाद ये स्ट्रैटेजी काम कर जाए और अच्छा काम कर जाए, यू नेवर नो। इसलिए किसी चीज़ को भी, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्टडी ज़रूर करना चाहिए, आउटराइटली मना नहीं करना चाहिए, नेगेट नहीं करना चाहिए। मैंने इस पे काम किया, मैंने इसको देखा, मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आई हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई थोड़ी-सी, और इसके अंदर ऑल्दो कि इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इसके स्टॉक्स को देखकर मैं बहुत सारी चीज़ें इन्फर कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कौन-सी ऐसी 7 हैबिट्स हैं जिनको आपको रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए अगर आपकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो यहाँ पर मैंने वीडियो लगाई हुई है, उसका लिंक लगा दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने Q&A का पूरी एक जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट लगा दी है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।